होगी स्टार्ट। चलो बेटे, ग्रेविटेशन लास्ट टाइम स्टार्ट किया हमने, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कर लिया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ लिया था, ठीक है, वैल्यू थी gm/r², ठीक है। और अगर डेंसिटी की फॉर्म में निकालनी हो तो ये वाला फॉर्मूला होता है 4/3 पाई ρ g r, ये हो गया था। हमने ग्राफ भी पढ़े थे, हाउ g वेरी विद r, हाउ g वेरी विद मास ऑफ द प्लैनेट, ये लास्ट लेक्चर में कर लिया। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में भी आता है, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, स्मॉल g कब कब चेंज होती है। पहला टॉपिक कौन सा था, विद हाइट, हाइट के साथ चेंज होने के दो फॉर्मूले लिखवाए थे, एक ये वाला फॉर्मूला और लास्ट टाइम एक किया था ये वाला फॉर्मूला। अपनी कॉपी पे लिख लो, न्यूमेरिकल्स में हमने यूज़ करना है। ये वाला फॉर्मूला जो होता है, ये वाला, ये हम कब लगाते हैं, व्हेन हाइट h इज़ कंपेरेबल टू द रेडियस। अगर अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है और हाइट आपकी 3000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, मोर देन 500 किलोमीटर, तब आपने ये यूज़ करना है। और आपकी हाइट अगर कम है, 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक का है, तब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ये यहाँ से कैसे बनता है लास्ट क्लास में डिस्कस हो गया होगा, ठीक है। ये पेपर में ये क्वेश्चन 2 मार्क डेरिवेशन भी आ सकती है, ठीक है। कौन सा टॉपिक, विद हाइट। और ऐसे ही अगर हम नीचे आए, विद डेप्थ करें, यहाँ पे लिखा हुआ है ये फॉर्मूला कब वैलिड है, व्हेन हाइट इज़ ग्रेटर देन 5% ऑफ द रेडियस। अर्थ का रेडियस एक्चुअली कितना है, 6400 किलोमीटर, उसका 5% कितना है, 160 किलोमीटर। तो 160 किलोमीटर से अगर ज़्यादा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, अगर 160 से कम है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना आपने, ये वाला, ठीक है। डेरिवेशन कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट था वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। क्या लगता है, सरफेस पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, हाइट पे ज़्यादा होगी कि डेप्थ पे ज़्यादा होगी। अगर हम सरफेस पे खड़े हैं ना, तो माइंड में याद रखो कि सरफेस पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सरफेस से ऊपर जाओगे तो जी क्या होना है, लेस होना है। सरफेस के अंदर जाएंगे तो जी तब भी क्या होना है, लेस होना है। कल ये भी प्रूव किया था, देखो ये था फॉर्मूला, g'=g1 - d क्या है, डेप्थ। माइनस साइन शो कर रहा है, वैल्यू इज डिक्रीजिंग। अगर यहाँ पे प्लस होता तो क्या होता, इंक्रीजिंग। तो पेपर में अगर असर्शन देना आ जाए कि वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट। डेप्थ में जाएंगे तब भी डिक्रीज होनी है, हाइट पे जाएंगे तब भी डिक्रीज होनी है। बट एक प्रॉब्लम है, हाइट डेप्थ पे फॉर्मूला 1 - d/r है, और ये देखो फॉर्मूला हाइट पे 1 - 2h, दोनों ही सेम है, दोनों में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों में डिक्रीज है। बट यहाँ पे क्या है 2h, वहाँ पे क्या है d। तो बताओ कि फास्ट कब डिक्रीज हो रहा है, ऊपर जाएंगे तब जी में चेंज फास्ट आएगा कि नीचे जाएंगे तब जी में चेंज फास्ट आएगा। वो कैसे पता चलेगा, 2h को किसके इक्वल लिख देना आपने, d के इक्वल, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। लास्ट टाइम ये दो टॉपिक कर लिए हुए हैं, वेरिएशन विद डेप्थ, वेरिएशन विद हाइट। फॉर्मूला याद रहेंगे, अपनी कॉपी पे लिख लो। वेरिएशन डेप्थ वाला ये फॉर्मूला, ऐसे वेरिएशन विद हाइट भी लिख लो, ऊपर में लिखवा देता हूँ। न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले रिक्वायर्ड है। ठीक है, हाइट वाला फॉर्मूला g1 - 2h/r। ठीक है, कोई यहाँ तक हो गया, अब ये बताया हुआ है सारा। वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज ऑन गोइंग बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एट सेंटर। सेंटर पे जब d = कितना हो जाएगा, r होगा। बताओ आंसर कितना आएगा, अगर d की वैल्यू r के इक्वल कर दोगे तो g' कितना आ जाएगा, 0। इसका मीनिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 कहाँ पे है, सेंटर ऑफ अर्थ पे, ठीक है। और इसको हम कहते हैं वेटलेसनेस। क्या बोलना है, मतलब हमारा वेट 0 हो जाएगा सेंटर ऑफ अर्थ पे जाके। और द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द अर्थ इज डबल। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, साइड में लिखना 2h = d। अभी बताया ना मैंने 2h = d, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में आ जाती होती है, असर्शन रीजन में आती है कि असर्शन ये करेक्ट है कि रेट ऑफ चेंज डिक्रीज इन ग्रेविटी आउटसाइड द अर्थ इज डबल दैट ऑफ इनसाइड। मतलब हम बॉडी को ऊपर भेजेंगे तो जी में डिक्रीज जल्दी आएगा, ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू डेप्थ में। डेप्थ में चेंज स्लो आता।
अगर आप हाइट 750 मीटर पे चले जाओगे जी की वैल्यू डिक्रीज होनी है, उतनी वैल्यू 375 मीटर ग्राउंड पे मिलेगी हमें, ठीक है। उल्टा बोल गया मैं, डेप्थ पे 750 मीटर, हाइट कितनी है 375 मीटर, मीन ग्राउंड से 375 मीटर ऊपर जाना है, जी में जो डिक्रीज आएगा वही डिक्रीज ग्राउंड से 750 मीटर नीचे जाने में ऑब्जर्व होता है। तो वैल्यू ऑफ जी लिख लो, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, ये लाइन पूरी लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना। असर्शन, रीजन, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, ये पूरी स्टेटमेंट ही आती है सच। ठीक है, लिख ली, तो ये लर्न करना आपने। नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला, सिलेबस मैंने लिखा नहीं हुआ है सच, बट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू, टॉपिक पढ़ो क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ। अच्छा ये टॉपिक पता क्या कह रहा है, जैसे ये पेन का कैप है, पकड़िए, ये कैप को अगर रूम में एयर ना हो, क्या लगता है कैप को रिलीज करेंगे ये कैसे जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे गिरेगा, राइट पे बेंड होगा कि लेफ्ट पे जाएगा, अगर रूम में एयर नहीं है। कोई भी बॉडी हमें बताया गया होता है, एवरी बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर, ये पढ़ा ना हमें। हर बॉडी को, जैसे मेरा वेट है, मेरा वेट कहाँ लग रहा है, बिल्कुल सेंटर की तरफ लगना चाहिए था, बट देयर इज वेरिएशन ड्यू टू, क्या अर्थ रोटेट करना कभी रुक सकती है, जब तक अर्थ रोटेट करेगी देयर इज चेंज इन द जी, जी में चेंज आएगा, वो कैसे आएगा वो पढ़ते हैं, ठीक है। डस्टर है आपकी क्लास में कि नहीं, जाओ डस्टर लेके आओ, इसको इरेज करो, अमृत जाओ जल्दी, हाँ ले जाओ डस्टर लेके इरेज करो लो। अच्छा उतनी देर ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम किसकी बनी हुई है, कौन है ये, अर्थ है। अच्छा ये कौन है, इक्वेटर, कौन है ये ऊपर क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे क्या है, सदर्न। हम करंटली कहाँ पे हैं, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न से है ना। पी बॉडी इज लाइक मी, ठीक है, आई एम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर केड़ी केड़ी फोर्सेस लग रही होंगी, क्या मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं रेस्ट में हूँ एग्जैक्टली, क्या मैं रेस्ट में हूँ एग्जैक्टली, अकॉर्डिंग टू दिस बोर्ड, अकॉर्डिंग टू दिस रूम, मैं रेस्ट में, इसको रेस करता हूँ। बट क्या मैं एक्चुअली रेस्ट में कि मैं सर्कल में घूम रहा हूँ अर्थ के राउंड, अर्थ रोटेट कर रही है ना, अगर अर्थ रोटेट करेगी, अगर पी मास है की करेगा, ऐसा सर्कल बने हुए हैं ना, एक घूमेगा ना कोई बॉडी जब, और अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है कि सर्कुलेट कर रही है अपने एक्सिस के राउंड। और जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है उसके ऊपर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स पड़ी होती हैं उन पे लगती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पता है आपको। अपनी कॉपी पहले हेडिंग डालो, ये ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। सब तो पहली लाइन यही लिखनी है, बट कैमरा बोर्ड बल कर दे, हो गया बोर्ड, ठीक है। बेटे देखो ये ना एक प्लेट है, नीचे से ये रोटेट कर रही है, ठीक है, प्लेट है, डिस्क है, ऐसा जा रही है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है पी पॉइंट पे, क्या लगता है ये पी पॉइंट वाली ऑब्जेक्ट बाहर को गिरेगी कि अंदर को आएगी, क्यों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगती है, लिखो, व्हेन ए बॉडी प्रेजेंट ऑन ए रोटेटिंग बॉडी, मैंने पार्टिकल लिख देना, मैंने पार्टिकल प्रेजेंट ऑन ए रोटेटिंग बॉडी, मैंने पार्टिकल प्रेजेंट ऑन ए रोटेटिंग बॉडी, then it feels centrifugal force, then it feels centrifugal force along the radius away from center, along the radius away from center, ठीक है। अच्छी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये देखो, ये डिस्क को सपोज कर लो अर्थ है, क्या ये, और ये ऑब्जेक्ट में, तो मेरे ऊपर कौन कौन सी फोर्स लगेंगी, एक मेरा वेट लगेगा, वो कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, फर्स्ट फोर्स। दूसरी फोर्स कौन सी लगेगी,
ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लग गई, अर्थ की रोटेशन के कारण मेरे ऊपर कौन सी फोर्स लगनी है, सेंट्रीफ्यूगल। कहाँ लगनी है, मैं जिस, अगर अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे कर रही है ना, तो मेरा सर्कल ऐसे ट्रेस हो रहा है, इस सर्कल से बिल्कुल कहाँ लगेगी, अभी। ठीक है, अब ये डायग्राम देखो, कैमरा इधर करो, ठीक है, हो गया बेटे। डायग्राम में देखो, ये ऑब्जेक्ट है पी पॉइंट पे, इसका वेट कहाँ लगना है, नीचे लगना है कि सेंटर ऑफ अर्थ पे। तो ये एरो नजर आ रहा है, ये वाला, ये क्या है, वेट। बॉडी अर्थ ऐसे घूम रही है, अगर अर्थ इधर घूमेगी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरे ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगनी है, क्योंकि मैं ऐसे खड़ा हूँ, रोटेटिंग सिस्टम ऐसे घूम रहा है, ऐसे ही है ना, तो मेरे पर फोर्स कहाँ लगनी है, टुवर्ड सेंटर और अवे फ्रॉम सेंटर। ये आ गया। ये एफ सी कौन है, तो इसका मीनिंग ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एट ए टाइम हमारे ऊपर सिर्फ एक वेट ही लग रहा होता है कि वेट के अलावा भी कोई फोर्स लग रही होती है। ठीक है, बट एफ सी का मैग्नीट्यूड बड़ा कम होता है, बट स्टिल इट इज़ मेजरेबल, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब आप इसको फैन को बंद कर दोगे ना, रूम बिल्कुल एयर टाइट कर देते हैं, चौक को मैं इतनी हाइट से थ्रो करूँगा ना, ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही गिरेगी। मैं टॉप से रूम से उसके ऊपर वाले रूम से नीचे फेंकूंगा तो ये हल्का या राइट या लेफ्ट में क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। आपने कभी वो पढ़ा हुआ है साइक्लोन्स कैसे आते हैं ज्योग्राफी में, साइक्लोन्स टॉर्नेडो कैसे आते हैं, पढ़ा आपने? ठीक है, वीडियो बोर्ड आ रहे हैं नज़र है, देखो इधर आंसर देना। अगर कहीं पे साइक्लोन आता है, साइक्लोनिक रेन होती है, जनरली ये ओशंस में होती है, बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में होते हैं साइक्लोन आते हैं ना, उत्थे इदा ही डायग्राम बनी होंगी। विंड आती है इधरों दी, विंड इधरों दी आ रही है, इधर से आ रही है, इधर। विंड हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो, ये पढ़ा हुआ ना सभी ने। विंड ने जाना बिल्कुल स्ट्रेट था, बट वो आगे जाके क्या होगी, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ बेंड कर गई, इधर ए भी बेंड कर गया, इधर ए भी इधर बेंड कर गया, ए भी इधर बेंड कर गई। इतने की क्रिएट हो जाना, साइक्लोन की क्रिएट हो जाना, ये घूमना शुरू हो जाएगा। ये घूमता घूमता क्या करेगा, अपना साइज बढ़ता जाएगा, रास्ते में जो भी इसके ऑब्जेक्ट आएगी वो भी घूमनी शुरू हो जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और जब ये सी शोर पे जाके ये साइक्लोन हिट करेगा, की होएगी डिस्ट्रक्शन। ऐसा ही होता है। अब क्वेश्चन है कि विंड स्ट्रेट जाती होती, इधर बेंड क्यों की, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। इन्हें बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। क्या बोलना है इसको, कोरियोलिस। सुना होगा जोग्राफी की बुक के 9th या 10th छोटा वर्ड लिखा है कोरियोलिस। दिस इज ड्यू टू रोटेशन, दिस इज वेरिएशन इन जी ड्यू टू विंड। जब फ्लो करेगी, विंड का अंदर पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे, मास होएगा कि नहीं होएगा था, उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेंगी, एक लगेगा वेट, दूसरा की लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया, इधर टर्न कर दो। ठीक है, पूरा बोर्ड आ रहा है, ओके। सो एदा मीनिंग कोई बताए अब पी पॉइंट पे नेट फोर्स कैसे निकालें, दो फोर्सेस लग रही हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालें, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए कौन होएगा, mg, बी कौन होएगा, fc। ठीक है, रिजल्टेंट निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा इतने एक लैम्डा एंगल नज़र आ रहे हैं, लैम्डा आ रहा है ना नज़र, लैम्डा क्या होता है पता आपको, नहीं सिंबल वेवलेंथ का। यहाँ पे क्या है बेटे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस पढ़ी आपने। अगर अर्थ में किसी भी लोकेशन को ट्रैक करना हो ना, जीपीएस ने एंगल नोट कर दे, तो करना क्या होता है, पी पॉइंट ये अर्थ के सेंटर लाइन ज्वाइन करो, उसने इक्वेटर के साथ जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उसको बोलते हैं लैम्डा। वो क्या होता है, लैटिट्यूड ऑफ दैट पॉइंट। क्या वो, लैटिट्यूड। मीन्स मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तो मैं अपने फ़ोन पे जीपीएस ऑन करूँगा, मैं लैटिट्यूड भी काउंट कर लूँगा। ठीक है, ऐसी चीज़ क्लियर हुई। सो लैटिट्यूड काउंट करना बहुत ईजी है। ये लैम्डा है, तो ये लैम्डा क्यों है ऊपर वाला, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, एक्चुअल अर्थ का रेडियस ये वाला है, पर जो पी पॉइंट है वो कौन से सर्कल में है, ऊपर वाले रिंग में है ना। अर्थ पूरी जो घूमेगी इस तरह रोटेट करेगी, पी पॉइंट ऊपर वाले सर्कल में घूमेगा ऐसे। रेडियस कितना है, स्मॉल आर। एक्चुअल रेडियस कितना है, कैपिटल आर। ठीक है, एफ सी एम जी सारी क्लियर होगी चीज़ें। पहले सबसे पहले हेडिंग डाल लो, डायग्राम ड्रॉ करो, जल्दी करो। हेडिंग एंड डायग्राम, थ्योरी कुछ नहीं लिखनी, थ्योरी मैंने सब बता दी आपको। तो ये वेरिएशन ऑफ जी का लास्ट टॉपिक है, ड्यू टू रोटेशन। अगर अर्थ रोटेट ना करे, हर ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी गिरेगी, बट अर्थ की रोटेशन से कोई ऑब्जेक्ट सीधी नहीं गिरती, हमेशा थोड़ा सा राइट या लेफ्ट। एक और एग्जांपल देख लो, आपके घर में वॉश बेसिन है ना,
ਉਹਦੀ ਨੋਜ਼ਲ ਨਾ ਆਊਟ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ निकलता ब्लॉक कर दो, पानी इकट्ठा कर लो, हाथ हटा लो, कितना भी होना है। पानी जब ड्रेन होता है तो ऐसे गोल गोल घूम के ड्रेन होता है, गोल घूमना नहीं चाहिए था, पानी को ऐसे सीधा ही जाना चाहिए था, वो गोल क्यों घूम रहा है पता है, रोटेशन। अच्छा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे रोटेशन अगर तो सदर्न में क्या हो जानी है, उल्टी हो जानी है। ऐसा मीनिंग क्या होया जेडे शिप ट्रैवल होंगे ना, जब उनका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, उनको जीपीएस टेक्नोलॉजी मिलती नहीं है, ट्रैकिंग नहीं हो पाती, देन व्हाट विल हैपन, सदर्न हेमिस्फीयर में उनको पता था पानी कैसे ड्रेन होगा क्लॉक, और नॉर्दर्न में क्या होना है, वो सिर्फ यही चेक करते हैं कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कि सदर्न हेमिस्फीयर में, सिर्फ पानी की रोटेशन से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, सो विंड्स ब्लो करती हैं ड्यू टू हाई प्रेशर लो प्रेशर डिफरेंस। विंड्स कर्ल क्यों करती हैं, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। साइक्लोन क्यों आते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ कर लिया आपने, ये वाली हो गई। अच्छा अब सबसे पहले बताओ फोर्सेस कौन कौन सी हैं। ये देखो ये कौन है, ये mg है, ये कौन है, इन दोनों का रिजल्टेंट उसने बोला mg डैश। अब mg डैश क्या है, रिजल्टेंट वेट ऑफ द बॉडी। हमें पता है एक्चुअल वेट mg होता है, हर न्यूमेरिकल में हमारा वेट कहाँ लगता है, टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, बट क्या रियलिटी में टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ आएगा, उसे थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाना है। अगर आप इस डायग्राम जो बनाई है आपने, ये फोर्स और ये फोर्स से पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा ना। तो इस केस में बॉडी क्या पूरी टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ अट्रैक्ट हो रही है कि एट सम एंगल, मतलब अगर मैं यहाँ से टॉप से बॉडी को फेंकूंगा बिल्कुल सीधी नहीं आएगी, कहाँ जाएगी, यहाँ तो इधर गिरेगी, यहाँ। ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ लग गई कि नो बॉडी फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा रिजल्टेंट निकालना है, ये कौन सी फॉर्म है, पैरेललोग्राम लॉ वाली फॉर्म है कि वेक्टर फॉर्म है। और पैरेललोग्राम लॉ मैग्नीट्यूड बताता है कि वेक्टर में आंसर देता है, मैग्नीट्यूड। तो अगर यहाँ पे वेक्टर हटा के मैग्नीट्यूड लिखेंगे इसका, तो ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिजल्ट ये आ जाएगा। अच्छा ये 180 माइनस लैम्डा क्यों आया एंगल, डायग्राम बताओ, है पूरी वीडियो आ रही है एंगल पूरा। अच्छा ये बताओ mg और fc में एंगल 180 माइनस लैम्डा क्यों है, को बताए। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से दो एंगल का सम कितना होता है 180, अगर इधर लैम्डा तो इधर क्या होएगा 180 माइनस लैम्डा। जल्दी जल्दी स्टेप लिखो, ए लिखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² बाय r, पर यहाँ पे v नहीं लिखेंगे, mr ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, बिकॉज रोटेशन है ना ओमेगा, तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ ऊपर। अच्छा यहाँ पे ये स्मॉल आर है कि कैपिटल आर है, तो स्मॉल क्या हमें, मेरे को मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ, इस जगह से मेरे लिए अर्थ का रेडियस मेरे को पता है कि मेरा रेडियस पता है कि मैं किस सर्कल में घूम रहा हूँ। इजीली क्या है मेरे लिए यहाँ पे किसको अचीव करना ईजी है या लिखना ईजी है, रेडियस ऑफ अर्थ मैंने पहला पता होएगा कि मैंने अपना रेडियस लभना पड़ेगा सर्कल का, रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमें यहाँ पे वो भी निकालना है, और हर जगह का लैटिट्यूड फिक्स होता है, लैटिट्यूड पता होता है। बेटे ट्रायंगल देख रहे हो, राइट एंगल बनाओ कॉपी जल्दी, ए वाली ट्रायंगल जल्दी बनाओ, ए ट्रायंगल बनाओ, बना ली ट्रायंगल। ए हाइपोटेन्यूज कौन है था, कैपिटल आर, कौन है, क्यों कैपिटल आर है, ये रेडियस ऑफ किधर है अर्थ, और ये स्मॉल आर कौन है, रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच पी रोटेट। इन ट्रायंगल में साइन लैम्डा निकालो, कितना आएगा, साइन लैम्डा बताओ कितना आएगा, साइन लैम्डा के परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बोलो इस ट्रायंगल में साइन लैम्डा परपेंडिकुलर कौन है, स्मॉल आर के कैपिटल आर, ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये कौन है लैम्डा। अच्छा लैम्डा के ऑपोजिट कौन है, ये है परपेंडिकुलर, इस ये नहीं चाहिए, कॉस लैम्डा निकाल लो, क्या निकाल लो, कॉस। कॉस क्या होता है, बेस। अच्छा इस ट्रायंगल आर स्मॉल आर बेस होएगा कि नहीं होएगा, ये पता आपको, एंगल के साथ हमेशा कौन होता है, बेस। इधर कैमरा इधर करो, मेरे ट्रायंगल नजर आ रही है, अगर आपका ये एंगल लैम्डा है ना, बेस कौन होएगा, बोलो ए होएगा बेस, ए फर्स्ट वाली साइड के सेकंड वाली साइड बेस होएगी, सेकंड कौन होएगी बेस, वो कौन है आर, ए कौन है हाइपोटेन्यूज। सो कॉस लैम्डा क्या आएगा, स्मॉल आर बाय आर, तो रेडियस ऑफ मैन या पी कितना आ गया, आर कॉस लैम्डा। ठीक है, लग गया पता, होगी क्लियर चीज। सो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स पता होना चाहिए और रेडियस ऑफ द पर्सन पता होना चाहिए, वो निकाल लिया हमने। सो इतने रेडियस के लिए यूज करना है, पी ऑब्जेक्ट था, दैट इज
आर कॉस लैम्डा, डन हो गया। ये भी आ गया, वैल्यूज पुट कर दी, लिख दी सारी वैल्यू, जल्दी लिखो, कॉपी खोलो, सारे लिखो, यहाँ तक लिखो। ये स्टेप लिखने यहाँ तक, इसके बाद नहीं लिखना अभी। ये सारा स्टेप हो गया, वैल्यूज पुट किए हैं बस। डस्टर पकड़ाना, बोर्ड आ रहा है देखो, विजिबल है। अच्छा बेटे देखो, यहाँ तक नोट कर लिया। इस स्टेप के बाद लिखो, अर्थ का ओमेगा पता कितना है, 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड। बहुत छोटा है कि बहुत ज़्यादा? ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, 10⁻⁻10। उत्तो दी ओमेगा स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर का भी स्क्वायर है 10⁻⁻20, तो ये टर्म बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ओमेगा 4 को क्या करेंगे, निगलेक्ट, लिखो ओमेगा 4 निगलेक्टेड। इक्वेशन की आ जाएगी mg डैश इक्वल टू स्क्वायर रूट mg स्क्वायर प्लस 2mg m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लैम्डा, यही बनेगा 2m स्क्वायर g ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है बेटे, स्टेप रिड्यूस यहाँ तक आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना हमने, कैमरा विजिबल है बोर्ड? अच्छा mg कॉमन निकाल लो, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लैम्डा अपॉन g। ठीक है, हो सकता पॉसिबल? स्टेप छोड़ा हुआ उन्होंने, लिखना है, जिन्हें को नोट से लिख लो, इनकम्प्लीट है उधर, और स्टेप लिखने नंबर है पूरे कि वो लास्ट स्टेप कैसे बन गया। आपको समझ नहीं लगना कि वो लास्ट स्टेप कैसे आ गया, ऐ तक आ गए हो? ठीक है, अब लिखो बाय यूजिंग अप्रॉक्सीमेट रूल ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाय यूजिंग अप्रॉक्सीमेट रूल ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, और वो क्या है, 1 + x पावर n 1 + nx इफ x इज मच स्मॉल देन 1। अगर x 1 तो बहुत छोटा है, तो 1 + x पावर कोई भी हो n, वो क्या होती है 1 + nx हो जाता है। अब बताओ ओमेगा की वैल्यू कितनी लिखवाई थी मैंने, 10 पावर कितनी लिखवाई थी, -5, स्क्वायर कितना आएगा, ये टर्म फिर 1 से बहुत छोटी हो जाएगी पूरी के नहीं, ये टर्म कॉस की वैल्यू था 0 तो -1 तो 1 कुछ भी होती है, ये पूरी टर्म 1 से क्या हो जाएगी, बहुत छोटी। अगर टर्म बहुत छोटी होगी तो रूल लग जाएगा, जितनी पावर है n ओ की होनी अगे आ जानी है। स्क्वायर रूट में कितनी पावर होती है, स्क्वायर रूट की कितनी पावर होती है, 1/2 कितनी होती है, तो 1/2 आगे मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। तो देखो जब यहाँ पे आप 1/2 करोगे तो देयरफॉर md डैश इक्वल टू mg 1 - ओमेगा स्क्वायर r 2 × 2 g cos स्क्वायर लैम्डा, 2 दिन और 2 कैंसिल, g डैश आ गया g - ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा, g डैश इक्वल टू g - ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा। कोई डाउट है विच बन गया? ठीक है, हूँ एक सिंपल जहा क्वेश्चन पूछांगे ना, लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री कहाँ पे होगी, 0 डिग्री कहाँ पे होगी, डायग्राम को देख के बनाओ। कैमरा इधर कर दो, वो कर लिया नोट सारा हो गया, लिख लिया बोर्ड तो बोर्ड डायग्राम आ रही कैमरे के, ठीक है। अच्छा बेटे डायग्राम देखता हूँ, लैम्डा ये है ना, ये वाला एंगल, ठीक है, ए 90 कदों होएगा जब पी पॉइंट कहाँ होगा, इक्वेटर पे के पोल पे। बेटे अगर एनू पी नु थे लैंदा, ए लैम्डा एंगल कितना हो जाना, 0 नहीं हो जाना, लिखो अपनी कॉपी पे
यहाँ पे लिखा भी होना आगे, नहीं लिखा होगा, हमें लिखना पड़ना है। जो इक्वेटर जावांगे पी पॉइंट इस जगह पे आ जाएगा, लैम्डा कितना आएगा 0, कॉस 0 कितना होता है 1 के 0, उसकी वो मैक्सिमम वैल्यू के मिनिमम वैल्यू, और आप जी में से मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, मतलब इक्वेटर पे जी लोएस्ट, कितना का इक्वेटर पे जी, अगर इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू सबसे कम है तो वहाँ पे वेट हमारा कम होगा कि ज़्यादा होगा, इक्वेटर पे, इक्वेटर पे मेरा वेट सब तो घट होएगा, बट जब मैं पोल पे पहुँच जावांगा लैम्डा कितना हो जाएगा पोल पे 90, कॉस 90 कितना हो गया, जी डैश जी के इक्वल आ गया, फर्क पड़ा कोई जी में, सबने कॉपी पे लिखो, रोटेशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन जी एट इक्वेटर, एट पोल, सॉरी, रोटेशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन जी एट पोल। बन रही वीडियो, जी ਦੇ ਉੱਤੇ रोटेशन का कोई इंपैक्ट नहीं है, अगर हम कहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, MCQ, असर्शन रीजन, रीजन क्यों होएगा, लैटिट्यूड इज 90 डिग्री एट पोल, मतलब सर्शन रीजन आ जाए, सर्शन लिखे है कि जी के ऊपर ना रोटेशन ऑफ अर्थ का कोई इंपैक्ट नहीं होता, ठीक है, क्यों नहीं होता, लैटिट्यूड कितना है 90 डिग्री, ठीक है। सिलेबस के पार्ट के नहीं लिखा होया, बट असी इन्हें छड़ नहीं सकते क्योंकि ग्रेविटेशन कर रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में अगर कोई चीज़ कटी होगी, अगर तो पूरा टॉपिक ही कटिया होगा जिसका यूज़ नहीं होना, फिर असी वो नहीं करांगे, बट इंटर रिलेटेड टॉपिक सारे करने पड़ेंगे, तो ये वही इंटर रिलेटेड, इसलिए करना पड़ना इसको, ठीक है, तुम लर्न करके भी जाना। अच्छा दसो फिर 10 ग्राम गोल्ड का मास पोल पे ज़्यादा है कि इक्वेटर पे, बेटे मास का भी चेंज होता है, मास की रहना है सेम, मास की रहना है, हूँ आओ वेट, वेट कौन है, मास के mg, mg की वैल्यू 10 ग्राम गोल्ड है, उसका वेट कहाँ पे ज़्यादा है, इक्वेटर पे के पोल पे, इक्वेटर पे वेट क्या था कम क्योंकि जी लेस था, पोल पे जी क्या है ज़्यादा, एदा मीनिंग इक्वेटर तो बोल पर्सन ने गोल्ड खरीदा, पोल पे जाके बेचता, उन्हें प्रॉफिट होगा कि लॉस, क्योंकि पोल पे वेट वैसे की हो जाएगा, बस कंडीशन है उसने मास के अकॉर्डिंग नहीं सेल करना, किसके अकॉर्डिंग सेल करना है, वेट के अकॉर्डिंग, समझ लग गई। ड्यूटी शेप कर ली थी कल, ये तो कल पढ़ा भी था हमने, पढ़ा ना, रेडियस इक्वेटर पे रेडियस कितना होता है 6411 किलोमीटर, पोल पे कितना 6379 किलोमीटर, ठीक है। ए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई हैं, तो पता होना चाहिए, ए लर्न भी करनी है। लैटिट्यूड कहता है एट ए पॉइंट ऑन सरफेस इज डिफाइंड एज ए एंगल, क्योंकि लैटिट्यूड बेसिकली एंगल है, बिल्कुल किसके साथ बना था, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट टू द सेंटर ऑफ अर्थ विद इक्वेटर के विद पोल, विद इक्वेटर एंगल बना था कि विद पोल बना था, विद इक्वेटर, ग्राउंड यहाँ बना था ये वाला एंगल, ठीक है। और पोल से लैम्डा कितना है 90, इक्वेटर से कितना 0, मास ऑफ अर्थ नियरली 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 24 kg होता है, कल दसिया भी सी, और डेंसिटी 5478 है, 5500 लर्न कर लो, मास 10 पावर 24 या 25 लिख लो, डेंसिटी इतनी। रोटेशन अगर रुक गई अर्थ की तो क्या होएगा, वैल्यू ऑफ जी कितनी इंक्रीज होएगी बाय ओमेगा स्क्वायर आर, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट पॉइंट लिखो। अभी हमने पढ़ा है कि जी जो है इक्वेटर पे कितना होता है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, अगर रोटेशन रुक जाए तो जी माइनस ओमेगा आर से ओमेगा स्क्वायर आर टर्म खत्म हो जानी है, वैल्यू ऑफ जी विल इंक्रीज बाय ओमेगा स्क्वायर आर, और वेट इंक्रीज बाय एम आर ओमेगा स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पेपर डायरेक्ट आ जाएगा, व्हाट हैपन्स टू द वेट इफ रोटेशन सडनली स्टॉप, वेट विल इंक्रीज, ठीक है, लग गया पता। पोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोल पे जितना वही रहेगा, बाकी हर जगह पे फर्क पड़ना है, और स्पेशली कहाँ पे, इक्वेटर पे, ठीक है। वेट भी पढ़ना है, जी भी पढ़ना है, कितने अमाउंट से पढ़ना है दोनों वैल्यूज लिख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, कर ले नोट, लास्ट लाइन लिख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ, असर्शन रीजन क्वेश्चन, डन। अच्छा कंपैरिजन बेटे 9th में भी किया हुआ है ये वाला, है ना, 9th क्लास भी पढ़ा सी, मास और वेट अभी भी पढ़ना है। वेट फोर्स होती है, कौन सी फोर्स होती है, विच अट्रैक्ट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, वेट इज अ फोर्स विच अट्रैक्ट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ और अवे, हाँ टुवर्ड्स सेंटर। और मास क्या है, इज इट ए फोर्स मास और क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, क्वांटिटी,
मास स्केलर है, कांट भी जीरो, वेट कैन भी जीरो, जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। वेट का यूनिट न्यूटन है, मास का क्या है किलोग्राम। ठीक है, इनर्शियल मास देखो, जब आप फोर्स का फॉर्मूला लगाते हो ना एम ए, ये किसने बताया था? तो उसमें जो एम है उसको क्या बोलेंगे? इनर्शियल। मीन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पर एनर्जी, रोटेशनल मोशन। जहाँ जहाँ फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी थी एफ इक्वल टू क्या की लिखा था? एम ए। वो कौन सा मास था? तो अगर तुसी ग्रेविटेशन को इंक्लूड करते हो, ये वाला फॉर्मूला इंक्लूड करोगे तो कौन सा मास आएगा? मतलब चौक है ना, ए चौक दे मास कटने दे दो वेज है। एक वे की है मैं फोर्स लगाऊँ यहाँ से और कहाँ जाके गिरेगा उसे डेटा निकाल के मैं इसकी एक्सेलरेशन निकाल लूँ। लगा ली, फोर्स मैंने नोट की हुई है, फोर्स को इसकी एक्सेलरेशन से डिवाइड करेंगे, मास आएगा कौन सा? इनर्शियल के ग्रेविटेशनल। अगर एफ इक्वल टू एम ए यूज करांगे इनर्शियल, और अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ का मास कैपिटल एम, ਇਹਦਾ मास स्मॉल एम। एनू मैं लीव करांगा, ਇਹਦੀ एक्सेलरेशन कितनी की है? अब मैंने एक्सेलरेशन जी एम बाई आर स्क्वायर से फॉर्मूले से निकाल ली, और फोर्स का फॉर्मूला क्या यूज किया? ये वाला। इसमें जी एम बाई आर स्क्वायर कौन होगा? 9.8। फोर्स नो 9.8 ना डिवाइड किया, मेरे को क्या आ गया? मास ऑफ बॉडी आ गया। ये मास को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन। समझ लगा? वी हैव टू फॉर्मूला टू कैलकुलेट मास ऑफ बॉडी बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम ए बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो दो तरह के मास होते हैं, इनर्शियल, दूसरा कौन सा है? ग्रेविटेशन। ठीक है, हूँ कुछ पढ़ लिए इनर्शियल के बारे, थ्योरी वैसे लर्न करने वास्ते बस है। क्या कह रहे हैं? इनर्शियल मास क्वांटिटी ऑफ मैटर। बिल्कुल ठीक है कि गलत है? ये पढ़ा हुआ है हमने। इसका मैंने 10th क्लास तक जो भी मास पढ़ा था अपने, वो कौन सा था? इनर्शियल ही पढ़ा। ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ऐ देखो, द मास ऑफ द मटीरियल ऑफ बॉडी विच डिटरमिन द ग्रेविटेशनल पुल। सेम चौक है ये वाली, इस चौक के ऊपर अर्थ ने कितनी फोर्स लगाई? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। उस फॉर्मूले से हमने जो मास निकाला बॉडी का, वो कौन सा निकलेगा? ग्रेविटेशनल मास। और एफ इक्वल टू एम ए, या मास ऑफ द मास क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन, वो कौन सा है? इनर्शियल। क्लियर हो गई चीज? पहला कोई बेसिक ज़्यादा फर्क नहीं है, टेक्निक्स अलग अलग है मास काउंट करने की। वेइंग बैलेंस में कौन सा मास काउंट करेंगे? इनर्शियल के ग्रेविटेशनल? ग्रेविटेशनल, क्योंकि वेइंग बैलेंस की नोट करांगे। जो असी वेइंग मशीन चढ़ जाने हैं ना, साडा वेट नोट होता है, रीडिंग आ जाती है ना, उन्हें जो मास कढ़िया है ना, वो किहड़ा है? ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, तो बीम बैलेंस नाल तकड़ी होंदी जी, उन्होंने की निकलेगा? इनर्शियल मास। दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर करांगे।